अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारी जो है तो फोर्थ क्लास होने वाली है एमडी कैट फिज़िक्स की। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते रहते हैं। सो आते हैं हम अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास एमसीक्यू में हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई हो या इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो और ये चीज़ मांगी गई हो, या इन दोनों में ये दोनों चीज़ें दी गई हों और हमसे ये चीज़ मांगी गई हो। और यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है कि एस का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो जिस एमसीक्यू में हमें डिस्टेंस दे दिया गया, यानी डिस्टेंस हमारे पास गिवन हो गया, उस एमसीक्यू को हम इस फार्मूले के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है ना कि जब डिस्टेंस न दिया गया हो तो किसी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इफ़ अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अच्छा, ये इक्वेशन जो हैं न्यूटन के जितने भी ये तीन इक्वेशंस है, ये ओनली एप्लीकेबल है ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड मोशंस। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि इसमें जो हमारी पास एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी। यानी अगर ये हमारे पास टाइमलाइन है और इसको हम डिस्टेंस पर डिवाइड कर टाइम पर डिवाइड कर दी। फर्स्ट सेकंड हो गया हमारे पास, सेकंड सेकंड, दिस इज़ थर्ड सेकंड एंड दिस इज़ फोर्थ सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई और फिर वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो थ्रू आउट द जर्नी हमारे पास चेंज कितने का आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। ओके, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है पर सेकंड, हर सेकंड में। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। तो तब ही हमारे पास ये फार्मूले जितने भी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये एप्लीकेबल रहेंगे। सो इफ अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अब आपको रेस्ट दे दिया गया है तो आपका क्या है? वी इनिशियल जीरो हो गया। ओके, यहाँ से आपने एमसीक्यू को डिकोड करना होता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्टली आपका वी एफ हो गया। इन 50 सेकंड्स ये आप लोगों को टाइम दे दिया गया है। देन एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, अब देखें आपको ये तीन क्वांटिटीज दे दी गई हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ही चाहिए। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज व्हाट? तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर ना देखें, देखिए डायरेक्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आप लोगों ने लगा लेना है। वी आई डायरेक्टली ज़ीरो है, वी एफ जो है हमारे पास दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है वो मुझे नहीं पता, तो ए में लिख दूंगा, एंड टी इज़ हमारे पास 50 सेकेंड। अब ये चीज़ जो है तो वो वैसे भी ज़ीरो है, तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना न भूलिए, और इस 50 को हम इस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन है। इससे हमारे पास जवाब आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? हमारे पास अगर इस तरह की वो हो, पहले तो ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और हमारे पास वन है और वन को डिवाइड किया गया है 5 के ऊपर। तो इसका आसान तरीका क्या होगा? हमारे पास वन है और डायरेक्ट 5 पे डिवाइड किया गया है। नहीं हम कर सकते, पॉइंट लगाएंगे, इसको 10 बना देंगे और यहाँ पर हम 2 लिखाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 10, 5 टू ज़ार और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? 0.2। इस तरह आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, द बुक आई एम यूजिंग हेयर इज़ जायन पब्लिशर की बुक है, और अगर इसी से मैं अपने लेक्चर्स बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं लेक्चर बनाता तो उसमें टाइम लगता, एंड मैं आपको डायरेक्ट बुक ही से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसमें तमाम प्रोविंस के पॉइंट्स कवर्ड हैं ऑलरेडी, और जिधर कवर नहीं होंगे तो वहाँ पर मैं एडिशनल पॉइंट्स लिख दिया करूँगा। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हमें कहता है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है v इनिशियल मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ टाइम। ये एज इट इज़ आपने याद कर लेना है, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं।
और ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें फाइनल वेलोसिटी न दी गई हो और इन क्वांटिटीज़ में से हमसे कुछ क्वांटिटी मांगी जा रही हो। ओके, सो गिवन में हमारे पास क्या हो सकता है, गिवन में हमारे पास इन्होंने सबसे पहले तो एक डिस्टेंस दी होगी आपको, डिस्टेंस के अलावा इन्होंने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन गिवन होगी, या अगर फ्री फॉल मोशन है तो उसमें आपने डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकंड अपने आप ही से लगा लेना है, और या फिर आपको इन्होंने टाइम दिया गया होगा, ये चीज़ें दी होंगी, और रिक्वायर्ड भी इन्हीं में से कोई चीज़ होगी। ओके, इन्हीं चार चीज़ों में से एक चीज़ रिक्वायर्ड में आ जाएगी। ओके, सॉरी, इन्हीं में से एक चीज़ रिक्वायर्ड में आ जाएगी और उसको आप लोगों ने फिर फाइंड करना हो। तो एमसीक्यू के ज़रिए इसको समझते हैं कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ 100 मीटर हाई टावर। अब देखें एस हमारे पास आ गया है, 100 मीटर हाई टावर with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड and the time taken by the ball to reach the ground। अब आपको ये चीज़ दी है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, एक्सेलरेशन आप लोगों ने खुद लगा देना है, और टाइम आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक बिल्डिंग है हमारे पास, और इस बिल्डिंग की अपनी जो हाइट है, ओके, तो दैट इज़ 100 मीटर, ये 100 मीटर है। ओके, और इसके रूफ टॉप से एक बंदा जो है तो वर्टिकली अपवर्ड बॉल फेंकता है, और वो बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर तो मैंने इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन दिया है, बट दिस इज इट डजंट हैव हॉरिजॉन्टल मोशन, ये ऊपर जाता है और डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ओके, एंड वी इनिशियल जो है तो वो उन्होंने लिखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे मांगा जा रहा है कि कितने टाइम में पहले ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और फिर 0 से ये वापस नीचे आएगा, और जब 100 मीटर का ये फिर से 100 मीटर भी और ये वाली हाइट भी ये कवर करेगा। ओके, उसके बाद ये कितना ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये जो सोल्यूशन इन्होंने दिया है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा इस पे समझेंगे, हम मेडिकल वालों से ये जो जगह है ना, ये वाला सोल्यूशन ये भूल गया है, और ये है भी मुश्किल, आप लोग बैठ के फिर सोचेंगे। तो इस वाले सोल्यूशन को आप लोग छोड़ दें, आप आ जाएं इस मेथड के ऊपर। हम इस पे ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को आप लोगों ने रटा कर लेना है कि t इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी आई स्क्वेयर प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10। आइए समझते हैं, इन्होंने v इनिशियल की जगह पर 5 मीटर लगा दिया, प्लस s का जो है वी आई का स्क्वायर है। ओके, तो ये 5 का स्क्वायर इन्होंने ले लिया है, 20 लगा लिया है, एंड 100 मीटर है। 5 को 2 मीटर लिबिटल। ओके, तो क्या बन जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने जो है तो इससे परफेक्ट स्क्वायर लाना है इसके अंदर, और फिर उस परफेक्ट के स्क्वायर के साथ हम लोगों ने अंडर रूट को कैंसिल करना है। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों क्वांटिटी से 25 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप 25 को कॉमन लोगे तो ये 1 बनेगा, और जब 2000 से आप लोग 25 को कॉमन लोगे तो आपके पास रह जाएगा 80, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 80 से हमारे पास 2000 आता है। ये आप लोगों ने वहाँ पर बैठ के अंदाज़े लगाने हैं और ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये 81 बन जाएगा। अब ये 25 बन जाएगा। अब 81 देखें, 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, प्लस का निशान नहीं है। ओके ओके, ये चीज़ है। तो 9 इंटू 5 क्या हो गया, 45 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये जो है तो अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 आ गया हमारे पास ये, और इससे जो है तो हमारे पास 9 आ गया। 5 9 ज़ार 45 सॉरी, 5 9 ज़ार 45, उसके साथ 5 प्लस होगा, यू विल गेट 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 सेकेंड्स। तो आप लोगों के पास टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। बट
इस तरह के जो एमसीक्यूज़ थे वो ये स्पेसिफिक ये वाले एमसीक्यूज़ जो इस मेथड से सॉल्व होते हैं, ओके, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें बनानी होती हैं कि इसका प्रोडक्ट और यहाँ पर वो सम हो रहा हो, वो हमने 10 क्लास में एक मेथड पढ़ा था। तो इसके एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं, ओके, चांसेस आर लो। और अगर आ भी जाएं तो इस मेथड से सॉल्व करने की उसको कोशिश करें। यहाँ पर एक चीज़ मुश्किल है कि आप लोगों ने चीज़ कॉमन लेनी है, ओके, सो यू हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वेयर्स आउट ऑफ देम। इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। बट द मेजोरिटी ऑफ द केसेस में दीज इसके आने के चांसेस लो हैं, बिकॉज आप लोग मेडिकल कर रहे हो एंड यू डोंट नो दिस थिंग, ओके। तो ये आपके जहन में हो कि ज़्यादा आप लोगों ने इस टाइप ऑफ एमसीक्यू के ऊपर अपने आप को नहीं तकाना। अब ये तो बड़ा इक्वेशंस है ना। अब इसको हम हर एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतनी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है। अब एमसीक्यू अगर इस तरह का आता है कि आपको मैं एक केस देता हूँ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अच्छा, ये हमारे पास केस ए। आप लोगों को क्या दिया है, एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और आप लोगों को डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड दे दिया गया है। डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, उसको मैं कह देता हूँ S1। या तो ये दे दिया गया है या आपको उन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया है, विच इज ए, ओके, एक्सेलरेशन दे दिया गया है और आपसे मांगा जा रहा है डिस्टेंस आफ्टर nth सेकंड। क्या चीज़, मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों को उन्होंने डिस्टेंस दे दी है इन द फर्स्ट सेकंड। एक बॉडी है वो ए टू बी मोशन कर रही है और यहाँ पर ये टाइम लाइन है। तो फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया वो आप लोगों को इन्होंने दे दिया है और फिर आपसे मांगा जाएगा कि इस पूरी जर्नी में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इस केस में फिर आपको एक्सेलरेशन नहीं दी गई होगी। लेकिन अगर आपको फर्स्ट सेकंड का नहीं दिया गया हो तो फिर आपको एक्सेलरेशन दी गई होगी और आपसे पूछा जा रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस इसने इतने टाइम में, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया गया होगा कि इस पूरे टाइमलाइन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उसको फाइंड करने का जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि SN, जिस सेकंड का आपसे डिस्टेंस पूछा गया हो, जिस सेकंड के बाद का डिस्टेंस पूछा गया हो, ओके, तो आप लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना है SN इज इक्वल टू n स्क्वेयर ऑफ S1। ये फार्मूला, जितना टाइम आपको दिया गया है वो यहाँ पर आपने पुट करना है, जितने सेकंड का, तो वो आपने फिर यहाँ पर भी पुट करना है एंड देन यू वुड गॉट S1। अब इसको MCQ के ज़रिए समझते हैं। लेट मी गिव यू एन MCQ। MCQ मैं आपको लोगों को दे देता हूँ। A uniformly accelerating body, uniformly accelerating covers 10 meter in the first second of its journey. What will be the distance covered आफ्टर 5 सेकेंड? तो अब आपसे रिक्वायर्ड क्या है, S5 आपसे रिक्वायर्ड है और S1 आप लोगों को दे दिया गया है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपसे कहा था कि S5 बराबर होगा 5 का आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है और 10 पे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है विच इज़ S1। तो ये आप लोगों के साथ आ जाएगा 25 इंटू 10 विच इज़ 250 मीटर। तो चूँकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, हर उसमें हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हर सेकंड में डिस्टेंस भी बढ़ेगा और वो कलेक्टिवली आपके पास 250 मीटर के इक्वल होगा। लेट्स रीचेक इट कि हमसे कहीं पर गलती तो नहीं हुई। आप MCQs को चेक किया करें। देखिए SN इज इक्वल टू n स्क्वायर S1, तो n स्क्वायर का हमने ले लिया है 5
और S1 हमारे पास 10 है, सही है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब अगर तो आप लोगों को डिस्टेंस, अच्छा, अब अगर आप लोगों को ये S1 न दिया गया हो तो फिर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है n स्क्वेयर a डिवाइडेड बाई 2। ओके, एक्सेलरेशन का आप लोगों ने हाफ ले लेना है और उसको फिर आप लोगों ने n स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो भी एस एन ही के इक्वल होगा। अच्छा, अगर तो आपसे आफ्टर 10 सेकंड का, आफ्टर 9 सेकंड का, आफ्टर 6 सेकंड का न पूछा गया हो और आपसे पूछा गया हो कि इस एग्जैक्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने फिर फार्मूला इस्तेमाल करना है एस एन इज इक्वल टू 2n-1 इंटू S1। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप केस नंबर 2 वाले MCQs हैं। ओके, केस नंबर 2 में ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ इसके, बिकॉज जगह ख़त्म हो रही है मेरे पास। तो ये मेरे पास है केस नंबर 2 या केस नंबर B। अब इसमें आप लोगों को या तो एक्सेलरेशन दी गई होगी या आप लोगों को S1 दिया गया होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, और आप लोगों से पूछा गया होगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या है, SNth क्या है। सो लेट मी गिव यू एन MCQ। MCQ आप लोगों से पूछा गया होगा कि अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन it covers 10 meter distance in first second. What is the distance covered in the 10th second? अब यहाँ पर हम टोटल जर्नी की बात कर रहे थे आफ्टर 5 सेकंड्स, यानी लेट से हम कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर, फिर सेकंड में लेट से अगर वो डबल कर दिया, डबल है नहीं, तो वो लेट नेक्स्ट सेकंड में तो वो 20 मीटर कवर करेगा, बट उसके साथ ये भी हम प्लस करेंगे तो कलेक्टिवली ये 30 मीटर आएगा। फिर थर्ड सेकंड में वो अगर 20 का डबल कवर करता है, ओके, 20 का डबल कवर करता है तो वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो उस 40 के साथ ये 30 भी तो प्लस होगा क्योंकि पिछले सेकंड में तो इन्होंने कवर किया, तो ये कलेक्टिवली बन जाएगा 70 मीटर पर सेकंड आफ्टर द थर्ड सेकंड। इसी तरह फोर्थ सेकंड में अगर वो 40 का डबल कवर करता है 80 मीटर पर सेकंड, तो उसके साथ ये 70 भी तो प्लस होगा ना, तो ये 150 बन जाएगा आपके पास। लेकिन अब केस नंबर ए में हमारे पास, केस नंबर 2 में हमारे पास वो लोग इसका कलेक्टिवली ये चीज़ और ये चीज़ आप लोगों ने उसके साथ प्लस नहीं करनी, वो आप लोगों से इन द डायरेक्टली फोर्थ सेकंड में बात कर रहे हैं, तो फोर्थ सेकंड में तो फिर वो 80 मीटर पर सेकंड कवर करेगा ना। अगर तो फुल 4 सेकंड्स की बात की गई हो तो फिर आपने पिछले वाले इनके साथ ऐड करने हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली फोर्थ सेकंड की बात की गई हो तो चौथे सेकंड में इन्होंने फिर इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो इस फार्मूले से होता है कि एस कौन सा मांगा गया है आपसे, इन द 10th सेकंड मांगा गया है, तो 10 कर देना है 2n-1, तो 2 इंटू 10 इज 20, 20 माइनस 1 इज 19। ओके, 2 10 are 20 माइनस 1 इज 19, और 19 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ऑन 10 मीटर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 190 मीटर। तो 190 मीटर इन द 10th सेकंड, 10वें सेकंड में इसने 190 मीटर कवर किया है। टोटल 10 सेकंड्स की बात नहीं की जा रही। ओके, इसमें भी अगर तो आपको एस न दिया गया हो और एक्सेलरेशन दिया गया हो तो इस फार्मूले को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 2, और a को आप अगर तो फ्री फॉलिंग बॉडी है तो फिर आप वहाँ पर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन में आते हैं हम। 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो
अब इसमें क्या चीज़ नहीं है, जब टाइम आप लोगों को न दिया गया हो तो किसी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर आप लोग इस्तेमाल करोगे। वही बात है कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी और एक क्वांटिटी आप लोगों से मांगी जा रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर टाइम का न जिक्र किया गया हो ना टाइम दिया होगा। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, इफ़ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 25 मीटर डिस्टेंस, एस दे दिया गया है। कार मूविंग विद वेलोसिटी, ये वी इनिशियल है आपकी, ये एस है आपका, देन एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी, और आप लोगों से ए मांगा जा रहा है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा यहाँ पर आपको वी फाइनल नहीं दिया गया, लेकिन आपसे ये चीज़ कही गई है दैट द कार इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, तो वी एफ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया है। ओके, सोल्यूशन इन्होंने लोगों ने दिया है, 2as है हमारे पास, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ मैंने आपको जिस तरह बताया कि ज़ीरो हो गया है, माइनस 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास s में इन्होंने 25 पुट कर दिया है, तो 2a मल्टीप्लाई बाई 25, ये 2a जो है तो वो ज़ीरो है, और ये 10 स्क्वायर है। अच्छा, 10 का स्क्वायर इन्होंने लिया है तो ये 100 बन जाएगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बिकॉज इन्होंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है, फिर आप लोगों को समझ नहीं आने वाली। लेट्स क्लीन दिस थिंग। अच्छा, मांगा क्या जा रहा है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द कार मांगी जा रही है ना, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ये मैंने इक्वेशंस को रीअरेंज कर दिया है। वी एफ स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी ज़ीरो है, माइनस वी आई स्क्वायर जो है तो वो हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 मीटर, तो ये ओके, सो नेगेटिव इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 1s आर एंड 5 2s आर, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली की है कि दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको स्टार्ट में समझा दी थी ये बात, और क्वांटिटीज ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात इन्होंने की है कि हम साइन पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वेलोसिटी, सो जो भी क्वांटिटीज़ इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होंगी तो वो हम नेगेटिव लेंगे। अब अगर बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो वो हम फिर नेगेटिव लेंगे। ओके, अब आते हैं मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और इसके फिर कुछ इक्वेशंस हैं, ये जल्दी जल्दी हम करते हैं। वो तो था लीनियर मोशन, और वो तो ये सारी चीज़ें थी कि जब एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है लीनियरली या हॉरिजॉन्टली भी आप कह सकते हैं, और ये फिर है वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी अप एंड डाउन। व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, फर्स्ट नंबर केस है व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है फॉल्स डाउनवर्ड है, यहाँ से उसने उसको छोड़ दिया है और यह अब नीचे आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाना चाहिए कि वी आई तो आपके पास ज़ीरो होने वाला है। फॉल्स फ्रीली आर ड्रॉप्ड आर इज रिलीज देन वी आई इज़ ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट से ये स्टार्ट हुआ है। व्हेन बॉडी इज थ्रोन, लेकिन अगर एक बॉडी को फेंका जा रहा है तो उसकी फिर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा होगा, या तो अच्छा आसान अल्फाज में समझते हैं, अगर तो ऊपर से एक बॉडी आ रही है, उन्होंने कहा कि फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉल का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो फिर वी इनिशियल ज़ीरो होगा। लेकिन अगर कहा कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, या इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन डाउनवर्ड भी कह सकते हैं आपको, थ्रोन का लफ्ज़ अगर आया तो आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी का दिया होगा। ओके, और एक्सेलरेशन को अपने आप के लिए आसान करने के लिए 9.8 की बजाय आप लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड ले लेना है। अब ये वाली जो इक्वेशंस है तो ये न्यूटन के इन 3 इक्वेशन से ही आए हैं। अब रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी पता है कि वो ज़ीरो है, सही है, तो वो आपको नहीं दी गई होगी, आपको फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया गया होगा, या तो ये चीज़ दी गई होगी, ये वी एफ मांगा जा रहा होगा, वी एफ दिया होगा, टी मांगा जा रहा होगा, तो वो इन्होंने सिंपल लिख दिया है कि वी एफ बराबर हो जाएगा जी
टी के, और ये आया है इस इक्वेशन से। इसमें जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो वी एफ डायरेक्टली इक्वल होगा टू जी टी। वी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये स्ट्रेट लाइन है बट दिस ग्राफ इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट। अब ये तो था रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। अब रिलेशन है बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट, तो उसके लिए इक्वेशन है टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच। और ये इन्होंने आपसे कहा है कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन से इन्होंने निकाला है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। सो वी एफ इज इक्वल टू ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो डायरेक्टली वी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा, देखिए वी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा टू जी एस के, और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एस। तो ये जब आपसे ये इक्वेशंस भूल जाए ना, तो आप इन थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। अब आपको फाइनल वेलोसिटी शायद दे दी गई हो या इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसमें इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र है, वो दे दी गई होगी, बट आपसे हाइट मांगी जा रही होगी या फिर आपसे टाइम मांगा जा रहा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देना है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, बस आपसे फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, ओके। और उसका आपसे पूछा जा रहा होगा क्या चीज़, हाइट या फिर टाइम। तो हाफ जी टी स्क्वेयर, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, और ये हाफ ऑल एस बराबर हो जाएगा 5t स्क्वेयर। आसान अल्फाज में आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। और यहीं से आप फिर टी के लिए भी निकाल सकते हैं कि टी बराबर हो जाएगा, ये जी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो एस के साथ ये किधर चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो एस बाई जी, और ये टू भी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू, और इसको आप लोगों ने होल्ड, क्योंकि ये टी स्क्वायर था तो होल्ड अंडर रूट ले लेना है, टू एस बाई जी, या ये टू एच भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू टू एच बाई जी, ये आप अंडर रूट, ये आप लोगों का एक नया इक्वेशन है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था बट ये भी आ जाता है। अच्छा इन्होंने मेंशन किया है, सॉरी, ओके, इन्होंने मेंशन किया है। अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इफ़ अ बॉल freely falling freely from height h reaches the ground in 10 seconds, then the time taken by the ball falling freely from height 2h will be। अच्छा आप लोगों को एक h से टाइम दे दिया गया है, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस h को हम डबल कर दें तो फिर टाइम कितना लिया जाएगा, ओके। सो t इज इक्वल टू टू एच है हमारे पास, तो अंदर h की जगह पर हम 2h लिख लेंगे, और नीचे g वैसे भी है, और तो ये बन जाएगा टू टू ज़ार हमारे पास, ये टू हम बाहर निकालेंगे, ओके। इसकी जगह पर हम ये अपनी क्वांटिटी दोबारा पुट कर देंगे, इसको हम टी डैश कर देते हैं, टी डैश इज इक्वल टू टू हम बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट टू, और ये बन जाएगा मेरे पास टू एच डिवाइडेड बाई जी। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये इसके इक्वल है, ओके, ये चीज़ नहीं है, ये है, तो हम इस पे पुराना वाला टाइम लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट टू इंटू टाइम। तो टाइम कितना इंक्रीज होगा, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ टी। आप लोगों को टी दिया गया है 10 सेकंड से, तो आप लोगों ने अंडर रूट टू तकरीबन तकरीबन इक्वल होता है 1.4, ये वाली वैल्यू आप लोगों ने याद रख लेनी है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 14 सेकंड, एग्जैक्टली तो नहीं अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकंड्स। If air fraction is ignored, then motion is independent of the mass of the body. For example, if two bodies of mass 2 kg and 4 kg are dropped from the same height, they will reach the ground in the same time with the same velocity and the same acceleration. Free falling motion जो है, free falling motion ऊपर से नीचे की तरफ, ये independent है of the mass, okay? It is independent of the mass. Heavy body है आपके पास, और दूसरे तरफ आपके पास है लाइट बॉडी, ये दोनों सेम टाइम में अर्थ को रीच करेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, अगर तो आप एयर को इग्नोर कर दें। अच्छा अब आते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी।
ये ये वही चीज़ है जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाई है, ये वाली, ये और ये चीज़ें। बट अब इसको फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इन्होंने ज़रा वो किया है, एस एन एथ इज इक्वल टू 10n-5, और यहाँ पर है s इज इक्वल टू 5t², डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। अब आप लोगों को, अब मैंने कहा था ना, अगर पूरी जर्नी दी गई हो कि पूरे 10 सेकंड्स हैं, इन 10 सेकंड्स में इस बंदे ने, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो फिर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ GT² या 5t²। ये वही चीज़ है यार, वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। s इज इक्वल टू t², क्या है हमारे पास, n का स्क्वायर मैंने लिया था और ये 5 है। ओके, 5 क्या था, एक्सेलरेशन का हाफ, मैंने वहाँ पर एक्सेलरेशन का हाफ लिखा है। एक्सेलरेशन आपके पास 10 है, उसका आप लोगों ने हाफ ले लिया है, ये वही चीज़ है। ओके, और एस एन इज इक्वल टू 10n-5, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आई थिंक ये भी वही है, 2n-1 इंटू a/2, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड, देखें अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिफरेंट है ना, तो अब हम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये MCQ इससे सॉल्व होता है तो फिर आप लोगों को ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक इक्वेशन बहुत है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकंड इज, आप लोगों से थर्ड सेकंड की बात की जा रही है, एग्जैक्टली थर्ड सेकंड की। तो 2 इंटू 3 हमारे पास बन जाएगा 6 माइनस 1, और ये बन जाएगा 5। तो 6 माइनस 1 मेरे पास बनता है 5, एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। हाँ, इस इक्वेशन से आप लोगों का ये इक्वेशन, ये MCQ सॉल्व होता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखें ये अब ख़ुद हमने ये निकाल लिया है, मैंने ख़ुद ये वाले इक्वेशन याद किया था, हमारे टीचर ने बताया था। ये इक्वेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दी है। वन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, सही है, तो एट मैक्सिमम हाइट VF 0 हो जाएगा ना, एंड A इज इक्वल टू -g विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बात कर रहे हैं ये लोग कि एक बॉडी है, उसको आप अगर ऊपर फेंक रहे हो तो इसकी सम इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि 0 के बराबर नहीं, उसकी वजह से तो ये ऊपर जा रही, बट ये वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, एंड एट फाइनल पोजीशन इसकी वेलोसिटी VF जो है तो वो 0 हो जाएगी, और फिर ये नीचे मोशन स्टार्ट कर देगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, एंड दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अब वो जो थी वो वाला केस, ये वाला केस था व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड। अब ये इन्होंने केस दिया है व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। अब अगर अपवर्ड आप इसको लेके जा रहे हैं, वहाँ पर हमने वी इनिशियल जो थे, वी इनिशियल उसको हम लोगों ने ज़ीरो लिया था। अब यहाँ पर हम हर इक्वेशन में वी फाइनल को ज़ीरो ले रहे हैं। ओके, तो एट मैक्सिमम हाइट VF तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू VI/G। इसको मैं अगर ज़ीरो कर दूं तो ज़ीरो बन जाएगा VI प्लस AT, और इससे मैं निकालना चाहता हूँ T को, तो ये बन जाएगा मेरे पास VI डिवाइडेड बाई A विच इज़ G। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे मांगा जा रहा हो तो फिर आपने ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करना है, T इज इक्वल टू 2VI डिवाइडेड बाई G। अच्छा, इसको अगर ये चीज़ आप लोगों से याद ना हो रही हो ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में ये चीज़ें हैं वहाँ पर ऑलरेडी। ओके, H भी है, टाइम भी है, और ये वाला टाइम भी है। ओके, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये देखें ये हाफ टाइम है, इसको हाफ टाइम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, और टाइम ऑफ फ्लाइट फुल फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, एंड मैक्सिमम हाइट ये भी है उधर, ये इक्वेशंस।
तो आप लोगों ने सिंपली इसमें वी एफ को ज़ीरो पुट कर देना है, तो आपसे ये आ जाएंगी। अगर यहाँ से याद नहीं हो रहे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में हम इसके ऊपर तफसील से आएंगे। व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी को अपवर्ड मांगा जा रहा है तो इट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ पैराबोलिक। अच्छा, पैराबोला और हाइपरबोला में आप लोगों को मैं फ़र्क समझा दूँ। पैराबोला जो होगा तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कर्व ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये भी एक पैराबोला है, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। कर्व्ड ग्राफ दैट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन व्हाट इज हाइपरबोला? ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जो y वाली क्वांटिटी है और जो x वाली क्वांटिटी है, तो ये स्टार्ट हो रहा है तो ये भी ज़ीरो के ऊपर है और ये भी ज़ीरो के ऊपर है। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी तो ज़ीरो के ऊपर होती है बट दूसरी क्वांटिटी ज़ीरो के ऊपर नहीं होती। अब देखिए, ये पर ग्राफ स्टार्ट लिया है ना, तो x क्वांटिटी तो ज़ीरो है बट y क्वांटिटी मैक्स पर है। एक क्वांटिटी मैक्सिमम पर होती है और एक क्वांटिटी मिनिमम पर होती है, तो इसको फिर हम हाइपरबोला कहते हैं। When a body is thrown upward, its velocity time graph is a straight line. अच्छा, ऊपर आप फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा बट स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा। इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने फेंका है, जिस तरह ये ऊपर जाएगा तो ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। During upward motion, velocity decreases. At maximum height, velocity becomes zero, and then during downward motion, velocity increases, but in opposite direction, and slope of the velocity time graph is equal to negative of g. Okay. अब आ जाते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव जी है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या लिखा गया है? सर आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड हिज थ्री लॉज ऑफ मोशन इन 1687 इन हिज बुक प्रिंसिपिया। ये इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपिया शायद आप लोगों से पूछ ली जाए, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ओके। न्यूटन लॉज आर एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी थियोरेटिकल नहीं है, उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। न्यूटन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड मोशन विद द स्पीड अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जब स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचिंग हो तो तब उस पर न्यूटन लॉज काम नहीं करते। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज लिमिटेड टू सिचुएशंस वेयर स्पीड इज अबाउट 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब वेलोसिटी लेस देन 3000 मीटर पर सेकंड होगी तब न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन के लॉज काम करेंगे। इसके बाद जब होगी तो फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन, मास डायलेशन, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सो खैर, वो तो जब आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ जाते हैं। अच्छा, तो इससे जब आप तेज़ जाते हैं तो फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue its motion unless acted upon by some unbalanced external force। देखें, ये एफएससी का मटेरियल है। अब हमारी एमडी कैट की क्लास हो रही है तो मैं आपको लोगों को ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से बनेंगे। बट एक बॉडी है और वो एक जगह पर पड़ी है, जब तक इसके ऊपर दूसरी फोर्स नहीं लगेगी, एक फोर्स नहीं लगेगी और वो फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड, यानी उसके ऑपोजिट में उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ना हो, तो ये बॉडी तब तक मोशन स्टार्ट नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स ना लगे। ओके। और एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही या जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मोशन ही को कंटिन्यू करेगी अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर एक फोर्स लगे। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। इट गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन सी लॉ बताता है। एनर्टो लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी एक एमसीक्यू है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए है क्योंकि इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये हमारे पेपर में एमसीक्यू आया था। डिफिनीशन दी गई थी कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आप बस में जब सफ़र करते हैं, सही है, और वो बस डायरेक्ट जब स्टॉप होता है
तो आप लोग किस तरफ पुश होते हैं, फॉरवर्ड की तरफ ना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि ये मोशन करे बट उसको स्टॉप कर दिया है। तो टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और फिर जब आप रेस्ट में होते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पीछे की तरफ एक धक्का मिलता है, क्योंकि बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में रहे। ओके, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया हम मेजर करते हैं उस बॉडी के मास से। ओके, एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। A measurement of mass independent of gravity. When two masses are equal, the road will rotate without wobble about its center. दोनों masses equal हैं तो उनको जब आप रोटेट करोगे तो ये जो है तो वॉबल के बगैर रोटेट होगा। किसी बॉडी की मोशन को बरकरार रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोशन को बरकरार रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बट हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। ये इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको कहा था कि फोर्स होगा तो चेंज होगा, फोर्स नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। सो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड टू चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ओके, what is the inertial frame of reference? A frame of reference in which Newton's first law of motion are valid. अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए पहले तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। फ्रेम कहते हैं एक, हम ले सकते हैं, लेट्स कंसिडर अ फ्रेम एज अ विंडो। ओके, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर एक, लेट से हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट की क्या है, हम लोगों ने इसकी चार दीवारी ले ली है। एक जगह है जहां पर हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमने इसकी फर्जी चार दीवारी ले ली है कि बस ये वो जगह है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके बाहर वाले एरिया के साथ मेरा कोई काम नहीं है। तो जिस जगह पर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या जिस प्लेन में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूंगा इस के अंदर करूंगा और इस ही के अंदर को ऑब्जर्व करूंगा, बाहर जो हो रहा है उसके साथ मेरा काम नहीं है। तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ये आप लोग आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है तो वो जीरो होती है, और इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती एंड बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो ये लोग आप आगे जाके तफसील से पढ़ोगे, बट यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल। न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल यानी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट इन नॉन इनर्शियल यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन लॉज। In both magnitude and direction of the velocity are not changing, then the frame of reference is inertial, यानी velocity है आपके पास constant या uniform है। हाँ, दिस इज यूनिवर्सल, आकार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें, आकार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपने गाड़ी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस करार दिया कि इस बॉडी के अंदर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ या इस गाड़ी ही को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई एम आउटसाइड और इस बॉडी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गाड़ी को, तो वो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, और वो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आपके पास आ जाता है द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। सही है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज या न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल। An accelerated frame V is not constant and is non-inertial frame। ये आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में हम काफ़ी तफसील से पढ़ने वाले हैं, बट एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, एंड मोर स्पेसिफिकली फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इफ आइदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजिंग, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इट्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। सही है, एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स पड़ेगा तो वो एक्सेलरेशन को काज करेगा इन इट्स ओन डायरेक्शन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये लोग आप 10 में, ये चीज़ आप 10 में भी पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। गिव्स द डिफिनीशन ऑफ मास, ये आप लोगों को मास की डिफिनीशन बताता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके,
तो आप लोगों से एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि विच लॉ गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिफिनीशन ऑफ फोर्स तो आप लोगों को फर्स्ट लाने दे दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप लोगों को सेकंड ला देगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया है। इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इफ फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी तो v का जो मैग्नीट्यूड है और वो इंक्रीज होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है पिछले क्लास में। इफ फोर्स इज एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, फोर्स एंटी पैरेलल है तो फिर जो वेलोसिटी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी क्योंकि ये अपोज कर रहा है ना उसको। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जब वो परपेंडिकुलर होगा तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, ये भी पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी जब फोर्स, असल में इसकी वजह ये है कि फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास एक 45 डिग्री का फोर्स लग रहा है तो उसका एक एफ एक्स है और एक एफ वाई है। तो 45 डिग्री का जो एफ एक्स है ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और ये जो एफ वाई है ये डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जब वो 0 डिग्री होगा तो उसमें आपके पास टोटल एफ एक्स है, एफ वाई नहीं है, तो इसलिए वो डायरेक्शन को चेंज करता है इस केस में भी। लेकिन अगर आप इसलिए वो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, लेकिन आपके पास अगर परपेंडिकुलर लग रहा हो तो फिर आपके पास एफ वाई है और एफ एक्स नहीं है, सही है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और अगर 45 डिग्री पर लग रहा है तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड लॉ ऑफ द मोशन के। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। F बराबर है नेगेटिव F1 के। ये न्यूटन कह रहा है कि अगर एक फुटबॉल है और ये आप है, आप इस फुटबॉल को जब किक करेंगे तो जितना फोर्स आप इस फुटबॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ये फुटबॉल भी आपके फुट पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा और ये कानून है, खामखा करेगा, सही है। लेकिन चूंकि आपका मास फुटबॉल से बहुत ज़्यादा है तो फुटबॉल मोशन करेगा, आप अपनी जगह पर रह जाएंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज सेट ऑन डिफरेंट बॉडीज, और एक्शन और रिएक्शन आप लोग कहते हैं कि जब इस साइड से भी फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी फोर्स लग रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि एक्शन का फोर्स फुटबॉल के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन का फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते बिकॉज दे आर इन डिफरेंट बॉडीज। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, और फोर्स हमेशा पेयर्स में है, हर जगह पे आप लोगों को ये पेयर्स मिलेंगे, ओके। एंड एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर बैलेंस ईच अदर, तो ये बैलेंस नहीं कर सकते। स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन से एक अच्छा एमसीक्यू इस तरह का आता है कि आप लोगों से बाज़ औक़ात रेशो मांगा जा रहा होता है, किस चीज़ का? फोर्स का। और ये मैंने आई थिंक के फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपके पास चार्ज है Q1 और एक आपके पास चार्ज है Q2, सही है, और जो Q1 है तो वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ Q2 के, यानी Q1 एक बड़ा चार्ज है, Q2 एक स्मॉलर चार्ज है। आपसे पूछा जा रहा है कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है F1 और Q2 अप्लाई कर रहा है फोर्स F2 ऑन Q1। आप लोगों से इस फोर्स का रेशो मांगा जा सकता है। तो अगर किसी ने ये ना पढ़ा हो कि न्यूटन जो कुलम्ब्स की लॉ है फोर्स निकालने की, वो थर्ड लॉ को फॉलो करती है, ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, तो इसीलिए जो F1 होगा, F1 वो बराबर होगा F2 के, तो इन दोनों का रेशो 1:1 आएगा, सही है। लेकिन अगर किसी को ये ना पता हो तो वो फिर कहेगा कि Q1 तो एक बड़ा चार्ज है तो वो जो है तो 2 टाइम्स फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो फिर कहेगा कि F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2। हालांकि ऐसा नहीं है, जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ये भी अप्लाई कर रहा है, ओके। सो मोमेंटम के ऊपर हम फिर कल वाले लेक्चर में आएंगे, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप लोगों ने ये इक्वेशन जितने मैंने आप लोगों को लिखे हैं, ये छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं, इन पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दिस इज़ मैथमेटिकल वर्क, और ये आते हैं इससे क्वेश्चंस, और आप लोगों को ये एमसीक्यू को पढ़कर आप लोगों को डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि इसमें मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ द मोशन इस्तेमाल करूँगा, ओके। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।